Myself, Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean, Faculty of Home Science, श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनमस पीजी कॉलेज, वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलसेंट एज। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था। एडोलसेंट एज जो होती है वो किशोरावस्था, किशोर लड़के और लड़कियां इस एज ग्रुप में आते हैं। ए पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये जो पीरियड है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का समय होता है। बाल्यावस्था पार करते ही बच्चा कब किशोरावस्था में कदम रख लेता है इसका आभास भी नहीं हो पाता, लेकिन बच्चे के शरीर में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है और इसके साथ साथ मसल्स मास बढ़ जाता है, टिश्यूज़ में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, यानी बॉडी सुडॉल होने लगती है, एक शेप लेने लगती है। जो बॉयज़ हैं उनमें भी चेंजेस दिखते हैं और गर्ल्स में भी चेंजेस दिखते हैं। एडोलसेंट इसीलिए कहा जाता है कि एडोलसेंट इज़ ए ट्रांजिशन स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट दैट ऑकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं। एडोलसेंट वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका जो मीनिंग है टू ग्रो अप, मतलब किस तरीके से बच्चा आगे की ओर बढ़ रहा है। एडोलसेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि एडोलसेंट फेज़ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो पीरियड है एडोलसेंट का, ये पीरियड ऑफ चेंज है। मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। ट्रांजिशन फेज़ है ये, और इसके साथ ही साथ इनके ये प्रॉब्लम एज भी कहलाती है, क्योंकि इस एज को ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने तूफ़ान की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बॉडी में इतने ज़्यादा फिज़ोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि बच्चा उन्हीं के साथ एडजस्टमेंट करने में लगा रहता है। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जन्म के शुरुआती तौर पे होता है और सेकेंड फेज़ में वो एडोलसेंट एज होती है जब बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। एज ऑफ सर्च करने की या अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी बनाने, अपनी पहचान बनाने में बच्चा इस समय एकदम व्यस्त रहता है। ये इस एज ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हमारा जो ICMR का RDA है, RDA 2010 के अकॉर्डिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ की रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। जो एडोलसेंट फेज़ होता है वो टोटल एडोलसेंट फेज़ को 13 to 18 ईयर्स तक माना जाता है और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 13 to 15 ईयर्स एंड 16 to 18 ईयर्स। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ देखें तो गर्ल्स में डेवलपमेंट अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। एडोलसेंट फेज़ में 11 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक की गर्ल्स में, यानी 15 ईयर्स तक मैक्सिमम जो इमोशनल और फिज़ोलॉजिकल, मेंटल जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर वो 11 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं और 15 ईयर्स तक, यानी एक गर्ल जो है मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेती है। और बॉयज़ में ये जो डेवलपमेंट का फेज़ शुरू होता है ये 13 से लेके 18 ईयर्स तक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे पीरियड को न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे 13 to 18 ईयर्स तक पार्ट में बांटा गया है। गर्ल्स को शुरू में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बॉयज़ के तुलना में सही है, लेकिन जो अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो कैलोरीज़ बॉयज़ के कंपैरिजन में अभी उन्हें कम, हर समय ही कम चाहिए होती हैं, क्योंकि गर्ल्स का BMR यानी जो वेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में कम होता है।
हमेशा कम होता है, जबकि डेवलपमेंट गर्ल्स में पहले हो रहे हैं, यानी 11-12 साल की होती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होने लगता है, जो उनके इनर पार्ट हैं उसमें हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, आवाज़ बढ़ जाती है, शरीर गोल आकार लेने लगता है और हाइट और वेट भी गेन करने लगती हैं। और बॉयज़ जो हैं वो 13 to 15 ईयर्स में कम डेवलप होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में उनको भी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है कि हमेशा कैलोरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गर्ल्स को बॉयज़ के कंपैरिजन में कम कैलोरीज़ की ज़रूरत है और बॉयज़ को ज़्यादा। प्रोटीन गर्ल्स को 50 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 50 ग्राम्स पर डे के हिसाब से इनको प्रोटीन की ज़रूरत है, और बॉयज़ को 60 ग्राम पर डे के हिसाब से। और हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, तो इसके लिए उनको बहुत अच्छी प्रोटीन, यानी एग, मीट, फिश अगर नॉनवेज खाने वाले हैं या पल्सेस, लेग्यूम्स, इनके ऊपर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन पे ध्यान देना चाहिए ताकि कैल्शियम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस समय इनकी बोन्स में भी कैल्शियम डिपोजिशन होता है, टीथ के लिए भी ज़रूरी है। आयरन गर्ल्स को बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन लॉस हो रहा है पर मंथ, तो आयरन हीमोग्लोबिन का परसेंटेज भी डाउन होने लगता है। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए विटामिन ए चाहिए, आइज़ के लिए चाहिए, और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इनकी स्किन जो कि अब ग्रोथ हो रही है, स्किन मतलब स्किन जो है वो ब्राइटनेस की तरफ जा रही है, और जो इनके पिंपल्स आते हैं इस समय, जो जिन बच्चों के अंदर मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑयली या स्टिकी ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, वो उनमें एक प्रॉब्लम आती है मुहासे हो जाने की, जिसकी वजह से विटामिन सी बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन इनकी क्लियर रहे और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना आने पाएँ। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एडोलसेंट को कुछ चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ वो कुछ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंट न्यूट्रिशन, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये अपनी लाइफस्टाइल ही चेंज कर बैठते हैं। जैसे लगता है कि ये होते तो बच्चे ही हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को एकदम बड़े एडल्ट की तरह शो करने लगते हैं। तो स्किपिंग ब्रेकफास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कभी ब्रेकफास्ट लेना नहीं पसंद करते। घर से कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए निकलेंगे और ब्रेकफास्ट किए बिना ही जाएंगे, वहाँ की कैंटीन में बाहर का ही कुछ खा लेंगे और पेट भर लेंगे। डाइनिंग आउटसाइड ऑफन इनमें बहुत ज़्यादा आदत होती है बाहर खाने की, और बाहर खाना ही इनको पसंद है। फास्ट फूड और जंक फूड बहुत लाइक करते हैं। इस समय प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब जितने भी फास्ट फूड हैं, चाइनीज़ फूड हैं, इन सभी से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉल्ट एंड शुगर, ये चारों चीज़ें जाती हैं जो आगे चलकर ओवरवेट या ओबेसिटी को जन्म दे सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, और कुछ तो बच्चों में डर भी रहता है, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लड़कियां स्पेशली, फियर ऑफ ओवरवेट और क्रैश डाइट मतलब ये है कि लड़कियां स्पेशली जो हैं वो ओवरवेट के प्रति कॉन्शियस हो जाती हैं और डाइटिंग का कॉन्सेप्ट ले आती हैं कि डाइटिंग करेंगे, इस समय खाना नहीं खाएंगे, या क्रैश डाइट मीन्स ऐसी डाइट जो कि वो खा लें और उनकी सारी कैलोरीज पूरी हो जाएं, बहुत कम खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बाउल में सैलेड खा लिया, या आजकल जो हर्बल लाइफ जैसे पाउडर्स मिल रहे हैं उसका घोल बनाया, शेक बनाया, पी लिया और सारी कैलोरीज हमारी पूरी हो जाएंगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्रैश डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी हैं। एक टाइम के बाद जाकर ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं। इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न इनका होता है, कभी भी समय से ये खाना नहीं खाते, जबकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम मील लेना। एटलीस्ट कम से कम ब्रेकफास्ट बिल्कुल ज़रूरी है, और इसके साथ साथ 3 मील्स तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। लेकिन ये इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि कभी भी रेगुलर मील नहीं लेते हैं। जब जो मिल गया वो खा लिया, काम ख़त्म। इन्हें लगता है इनका पेट भरना चाहिए।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं इनकी फूड चॉइस को। फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अभी लाइफ स्टाइल की बात हम लोगों ने की। लाइफ स्टाइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड प्रेफरेंसेस, वो किन्हें लाइक करते हैं। आम तौर पे हमारे एडोलसेंस जो हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनने वाला है वो खाना पसंद नहीं है, बल्कि बाहर जो जंक फूड और फास्ट फूड और मतलब इजी टू कुक वाले जो फूड मिल रहे हैं उनको खा लेंगे। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और जेनेटिक, अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि शुरू से ही उनके अंदर ये सब आदतें आई हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ भी मिले खा लो, काम ख़त्म है। जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, घर में ये पैटर्न ही डेवलप है, जीन्स में डेवलप है, भाई को देखा है, बहन को देखा है तो खुद भी वही करने लगते हैं। टेस्ट एंड अपीयरेंस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, इनका कोई अपीयरेंस नहीं होता, जो मिल जाए वो खा लो। या फिर ये टेस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि नहीं नहीं ये टेस्टी नहीं है, नहीं खाना है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनको विशेष रूप से ये इनकी चॉइस को इफ़ेक्ट करता है। इनकी हेल्थ अगर ठीक होगी तो ये सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं, तो उनको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन निश्चित रूप से लेना चाहिए। और रिलीजन तो बहुत मायने रखता है कि अगर हम नॉनवेज खाने वाली फैमिली नहीं है तो हम कैसे, वहाँ रिलीजन आड़े हाथ आ जाता है, छुप छुप करके अंडा मांस मछली खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे। कॉस्ट बहुत मायने रखती है, कॉस्ट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसे नहीं है तो हम किस तरह की चीज़ें लें। फैमिली कैसी फैमिली है जो मतलब किस तरह की फूड हैबिट्स रखती है फैमिली, ये इनके फूड चॉइस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। थैंक यू।